बैंकिंग कवर करेंगे। इसमें बहुत कुछ अपन देखेंगे, पहले बैंकिंग का बेसिक्स देखेंगे जो आज है, उसके बाद फिर हम लोग मेनली मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे, क्लियर है? और उसका क्या यूज़ वगैरह ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वगैरह में देखेंगे। सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे, आरबीआई का सारा मॉनेटरी पॉलिसी ये सब के बारे में। बट इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग टाइप्स ऑफ बैंक्स देखेंगे, शेड्यूल्ड बैंक्स क्या होता है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, बैंक्स का क्या क्या फंक्शन है, इन सब को देखेंगे। और इन सब चीजों को देखने के साथ साथ हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज देखेंगे बैंक से रिलेटेड, जैसे कैश क्रेडिट क्या होता है, डिमांड लोन्स क्या होता है, करेंट अकाउंट क्या है, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये सब जो है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बॉन्ड क्या है, डिबेंचर्स, ऑथराइज्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ये सब कुछ जो है, वर्किंग कैपिटल हो गया, फिक्स्ड कैपिटल हो गया, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या डिफरेंस है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे ताकि ताकि हम लोग का जो बेसिक्स है बैंकिंग का वो अच्छे से क्लियर हो सके, क्लियर है? और इसके बाद फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी एक चीज और मैं बता देता हूँ, इकोनॉमी में अगर किसी ने बैंकिंग और इन्फ्लेशन ये दो टॉपिक अच्छे से कर लिया, तो पीटी का जो कोर एरिया है जहां से क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में, उसका समझो 50% पोर्शन जो है वो कवर हो गया, क्लियर है? क्योंकि 50% क्वेश्चन प्रीलिम्स में जो आता है इकोनॉमी में, वो हमारा यही दो टॉपिक से रिलेटेड होता है, या तो वो बैंकिंग से रिलेटेड होगा या इन्फ्लेशन से रिलेटेड होगा। ये दोनों टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर इकोनॉमी में देखें तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बैंकिंग है, वो भी बैंकिंग का मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? जिसको अपन कल देखेंगे होपफुली, क्लियर है? तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बैंकिंग से रिलेटेड। देखो, बैंकिंग को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो अपन को ये देखना पड़ेगा कि बैंक जो है वो होता क्या है, क्लियर है? बैंक का मतलब क्या है? अगर बैंक को हम लोग सिंपल सा बोले कि बैंक होता क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बैंक जो है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्लियर है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, लोगों से मनी लेता है, टेक्स मनी फ्रॉम पब्लिक, और क्या करता है, लोगों को वापस जो मनी हम मतलब लोगों से हम लोग जो बैंक में पैसा जमा करते हैं उस मनी को वापस हम लोग को रिटर्न करता है, मतलब रिटर्न डिपॉजिटेड मनी, क्लियर है? और साथ ही साथ जो है वो हम लोग को लोन देने का काम करता है कि लेंड मनी टू पीपल, क्लियर है? ये जो है ये मतलब कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो ये तीन काम करता है कि वो लोगों से पैसे ले रहा है, फिर उनका जो डिपॉजिटेड मनी है वो वापस रिटर्न कर ले रहा है, और फिर जो है वो मतलब लोगों को लोन वगैरह दे रहा है, तो उसको जो है वैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हम लोग बैंक बोलते हैं। अब एक चीज ध्यान में रखना है कि सारे के सारे बैंक्स जो होते हैं वो फाइनेंशियल मतलब सारे के सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बैंक्स नहीं होते हैं। जैसे सपोज कर लो पोस्ट ऑफिस का एग्जाम्पल देख लें, तो ये जो पोस्ट ऑफिस है, इस पोस्ट ऑफिस में हम लोग पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, क्लियर है? इवन जो पैसे हम लोग डिपॉजिट किए वो पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस जो है वो लोन देने का काम नहीं करता है। तो वैसे केसेस में हम लोग पोस्ट ऑफिस को जो है वो हम लोग बैंक नहीं बोलेंगे, क्लियर है? ऐसा नहीं कि अगर कहीं पे हम पैसा डिपॉजिट कर रहे और फिर बाद में वहां से वापस पैसा ले ले रहे तो उसको अपन बैंक बोल देंगे। तीनों काम करना चाहिए, पैसा भी लेना चाहिए, डिपॉजिटेड मनी को वो रिटर्न भी करेगा, और फिर लोगों को लोन भी देगा। ये चीज आई होप क्लियर होगा। इसके बाद फिर अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ बैंक, क्लियर है? कि बैंक जो है वो कितने तरह का होता है। देखो, अगर हम लोग मेनली देखें ना बैंक्स कितने तरह का होता है, तो इसमें देखो एक तो बैंक होता है जिसको अपन बोलते हैं शेड्यूल बैंक, क्लियर है? और दूसरे तरह का जो बैंक था उसको अपन बोलते हैं कमर्शियल बैंक, सॉरी नॉन शेड्यूल बैंक कर देते हैं। दूसरा जो है वो हमारा क्या है, नॉन शेड्यूल बैंक। देखो, जो शेड्यूल बैंक है ना, नाम से ही पता चल रहा है, शेड्यूल का मतलब होता है लिस्ट, जो लिस्टेड है। अब लिस्टेड है मतलब कहाँ, सेकंड शेड्यूल में। और सेकंड शेड्यूल किस चीज का है, सेकंड शेड्यूल जो है वो आरबीआई एक्ट जो है 1934 का है, उसमें जो भी बैंक्स लिस्टेड है वो सारे को हम लोग बोलेंगे शेड्यूल बैंक। जो भी बैंक्स ये
आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड नहीं है, उसको बोलेंगे नॉन शेड्यूल बैंक। तो फिर अब सबसे पहला बात आता है कि ये सेकंड शेड्यूल में ऐसा क्या है कि किसी बैंक को इसमें लिस्ट किया जा रहा है, किसी को लिस्ट नहीं किया जा रहा है, और अगर कोई बैंक शेड्यूल बैंक है तो उसमें और जो बैंक शेड्यूल बैंक नहीं है उसमें क्या डिफरेंस है। तो इन चीजों को देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट जो है इसमें क्या बोला गया। देखो, आरबीआई एक्ट जो 1934 है ना, उसके सेकंड शेड्यूल में वही बैंक लिस्ट होगा जिसका पेड अप कैपिटल क्लियर है। ये अभी मैं बता देता हूँ। एक काम करते हैं, ये वाला चीज सेकंड समझने से पहले, सेकंड शेड्यूल समझने से पहले अभी बस इतना ध्यान में रखो कि शेड्यूल बैंक किसको बोलते हैं। वो बैंक्स को बोलते हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 में जो आया था, उस एक्ट का सेकंड शेड्यूल में जो लिस्टेड होगा उसको शेड्यूल बैंक बोलेंगे, और जो लिस्टेड नहीं होगा वो नॉन शेड्यूल बैंक बोलेंगे। अभी फिर अब हम लोग देखेंगे कि शेड्यूल बैंक्स होता क्या है एक्चुअली में, क्लियर है। लेकिन उसको समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, और वो कॉन्सेप्ट है हमारा पेड अप कैपिटल और ऑथराइज्ड कैपिटल। ये सारा टर्म्स जो है ना, इनका मतलब क्लियर होना चाहिए। ऑथराइज्ड कैपिटल वर्सेस पेड अप कैपिटल, कि ये होता क्या है। देखो, सपोज कर लो क्या है कि कोई भी ऐसा एक कंपनी है, मान लो ये एक एक जो है ये एक कोई कंपनी है। अब इस कंपनी को क्या है कि बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, या एक जो कंपनी बना है, इस कंपनी को मतलब फर्दर एनी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसों का जरूरत है। तो ये तो दो तरीके से पैसे ले सकता है। एक तरीका क्या है कि ये कंपनी जो है वो लोन इशू कर ले, क्लियर है, कि बैंक वगैरह से लोन ले ले और उसके बाद फर्दर अपना एक्सपेंशन करे, इन्वेस्टमेंट करे, जो कुछ भी है। दूसरा तरीका ये है कि ये कंपनी जो है अपना शेयर कुछ जो है मतलब पार्टनरशिप कर ले। सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं कि चलो ठीक है, तुम कुछ पैसे मुझे दे दो, बदले में 10% पार्टनरशिप तुम्हारा, या तुम कुछ पैसे दे दो, बदले में 20% पार्टनरशिप तुम्हारा, या 50% पार्टनरशिप तुम्हारा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं शेयर। लेकिन यहाँ पे शेयर इस तरीके से किया जाता है की कोशिश किया जाता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया जाए और हर एक के हिस्से में छोटा से छोटा शेयर दिया जाए। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही इंसान को 50% का पार्टनरशिप दे दिए। एक एक परसेंट का पार्टनरशिप जो है वो मतलब अलग 100 लोगों को दे दिए हैं ऐसे, या 50 लोगों को ऐसे एक एक परसेंट का पार्टनरशिप दे दिए, तो 50% पार्टनरशिप किसी और का, 50% मेरा, क्लियर है। तो ये ऐसे मतलब कंपनी को जब भी फंड का जरूरत होता है तो वो दो तरीके से अपना फंड फुलफिल कर सकता है। एक तो लोन लेस करके कर सकता है, दूसरा जो है वो अपना कंपनी का शेयर बेच सकता है कि 50% शेयर तुम्हारा हो जाएगा, इतना पैसा अगर तुम मुझे दिए तो। अब यहाँ पे देखो, ये जो शेयर देता है ना, ये शेयर देने में भी क्या है कि कंपनी जितना चाहे उतना शेयर नहीं बेच सकता। इसमें भी एक लिमिटेड होता है, एक लिमिट होता है। अगर सपोज कर लो कोई कंपनी ए है जिसका कंपनी इशू करने का, वो कंपनी टू कंपनी उसके साइज पे वैरी करता है कि कौन कंपनी कितना का शेयर इशू कर सकता है। कोई कंपनी मान लो ए है जिसका शेयर इशू करने का प्राइस मतलब जो लिमिट है वो मान लो 10 लाख रुपए है, कि ये 10 लाख तक का शेयर इशू कर सकता है ये कंपनी। अब क्या हुआ, ये कंपनी 10 लाख का शेयर तो इशू कर सकता है, लेकिन अब जो मार्केट में जो लोग इसका शेयर खरीदे, वो शेयर खरीद मान लो खरीदे हैं 7 लाख रुपए का, क्लियर है। तो अब ये जो 7 लाख होगा वो क्या हो जाएगा, वो पेड अप कैपिटल हो जाएगा। और ये जो 10 लाख है वो क्या होगा, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज मतलब ऑथोरिटी कितना का है, कितना शेयर इशू करने का पावर है उस कंपनी का। और पेड अप कैपिटल का मतलब क्या है कि वो कंपनी एक्चुअल में कितना शेयर इशू किया है। इसको अगर बिल्कुल ही लेमैन टर्म्स में बोलूं तो सपोज कर लो एक कार है, कार का फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक मान लो 10 लीटर का कैपेसिटी है इसका। इस 10 लीटर का कैपेसिटी है, लेकिन उस फ्यूल टैंक में हमने पेट्रोल कितने का डाला है, मान लो 7 लीटर का पेट्रोल हमने डाल रखा है। तो ऐसे समझ लो कि 7 लीटर जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, पेड अप कैपिटल हो गया, जितना एक्चुअल में पेट्रोल डाल रखा है। और जो 10 लीटर है, जितना कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगा, वो अथोराइज्ड कैपिटल होगा, जितना अथॉरिटी है या जितना उसका पावर है, क्लियर है। तो यहां से समझ सकते हो कि ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है। ऑथराइज्ड कैपिटल को मैं अगर बोलना चाहूं तो ये वो लिमिट है, या बोल सकता हूं इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी द कंपनी इज अलॉट टू रेज बाय सेलिंग शेयर्स, कि ये वो मैक्सिमम अमाउंट है जो कंपनी जो है वो शेयर्स बेच सकता है जितने का, क्लियर है। और पेड अप कैपिटल में क्या है,
इट इज द पोर्शन ऑफ दैट मनी दैट शेयर होल्डर्स हैव एक्चुअली पेड, जो शेयर होल्डर्स एक्चुअली पे किए हैं वो। क्लियर है? तो ये जो है ये पेड अप कैपिटल और ऑथराइज्ड कैपिटल है। अब मैं बताता हूं कि जो सेकंड शेड्यूल है, इस सेकंड शेड्यूल में कौन सा बैंक जो है वो लिस्टेड होता है। अगर कोई बैंक तीन क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो उस केस में उस बैंक को जो है आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड कर दिया जाता है। वो तीन क्राइटेरिया क्या क्या है? क्राइटेरिया नंबर 1 जो है वो ये है कि उस कंपनी का, उस बैंक का जो पेड अप कैपिटल है वो ₹5 लाख होना चाहिए। क्लियर है? अब देखो ये 5 लाख तो लग रहा है बहुत कम है, एक्चुअल में देखा जाए तो ये 1934 का एक्ट है, तो उस टाइम के हिसाब से एक्ट में 5 लाख लिखा हुआ है कि पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? 5 लाख का। बट इन रियलिटी अगर अभी देखा जाए तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, क्योंकि ये 1934 का 5 लाख है। अभी के हिसाब से जो पेड अप कैपिटल है वो 100 करोड़, 500 करोड़ ऐसे कुछ होते हैं। क्लियर है कि इतना जो है मतलब पेड अप कैपिटल होना चाहिए, तभी वो कंपनी जो है मतलब वो बैंक खोल सकता है। दूसरा जो है वो क्या है, सेफ्टी इंश्योर करना चाहिए वो बैंक या वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर वो बैंक की सेफ्टी इंश्योर करता है कि उसमें जो भी पैसा डिपॉजिट है वो पैसा जो है वो रिस्क पर नहीं है। क्लियर है? जो भी पैसा डिपॉजिट है वो डिपॉजिटर्स के हित में है और कंपनी जो है उसका मिसयूज नहीं, मतलब बैंक जो है उसका मिसयूज नहीं करेगा। अगर वो ये इस चीज को इंश्योर करता है, और साथ ही साथ तीसरा जो है वो एक रजिस्टर्ड कंपनी है। क्लियर है? रजिस्टर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या रजिस्टर्ड कॉरपोरेशन है, PORTION, रजिस्टर्ड कॉरपोरेशन है, तो वैसे केसेस में क्या है कि उस बैंक को, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो है आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में लिस्ट किया जा सकता है। तो अब समझ में आया होगा कि सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट में जो भी बैंक लिस्टेड होगा उसको शेड्यूल बैंक्स बोलते हैं, जो लिस्टेड नहीं होगा उसको नॉन शेड्यूल बैंक बोलते हैं। शेड्यूल बैंक में लिस्टेड होने के लिए क्या चाहिए? तीन क्राइटेरिया होना चाहिए। पेड अप कैपिटल कितने का? 5 लाख का। सेफ्टी इंश्योर्ड होना चाहिए। सेफ्टी इंश्योर्ड होना चाहिए मतलब क्या? बैंक शुड मस्ट प्रूव दैट इट ऑपरेट्स इन अ वे दैट प्रोटेक्ट्स इट्स डिपॉजिटर, कि वो डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करेगा। क्लियर है? एंड डजंट पुट देयर मनी एट रिस्क, और डिपॉजिटर्स का जो मनी है उसको रिस्क पे नहीं डालेगा। और तीसरा जो है कि वो जो कॉर्पोरेशन है वो क्या होना चाहिए? वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्लियर है? और मतलब पार्टनरशिप, और एक चीज और, ये जो रजिस्टर्ड कॉर्पोरेशन है वो पार्टनरशिप में होना चाहिए। क्लियर है? पार्टनरशिप में होना चाहिए। वन पर मतलब सिंपल पार्टनरशिप भी चलेगा या फिर 1 पर्सन बिजनेस भी चलेगा, दोनों चलेगा, कोई भी हो चलेगा। क्लियर है? अच्छा, सॉरी सॉरी, रजिस्टर्ड कॉर्पोरेशन जो है वो सिंपल पार्टनरशिप या 1 पर्सन ओनरशिप जो है, ये दोनों चीज उसमें नहीं चलेगा। कि वो कॉर्पोरेशन जो है मतलब बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि उसमें जो पार्टनरशिप है वो बहुत सारे लोगों का मतलब ऐसा होना चाहिए, एक टाइप का रजिस्टर्ड कॉर्पोरेशन होना चाहिए, या फिर हम लोग बोलते सकते कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप समथिंग ऐसा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक इंसान अकेला वो बैंक चला रहा है या 2-4 लोग मिलकर के वो पूरा बैंक चला रहे, ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। वो रजिस्टर्ड कंपनी में ये फीचर्स होना चाहिए कि वो सिंपल पार्टनरशिप पे नहीं होना चाहिए और ना ही 1 पर्सन बिजनेस होना चाहिए वो बैंक। तो वैसे केसेस में वो शेड्यूल बैंक हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर कोई बैंक शेड्यूल बैंक हो जाता है तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, मतलब नॉन शेड्यूल बैंक और शेड्यूल बैंक में बेसिक क्या ही डिफरेंस आ जाता है। देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाता है ना, जो बैंक शेड्यूल बैंक हो जाता है उस बैंक को क्या होता है कि उस बैंक को आरबीआई के साइड से काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है। बेनिफिट्स किस सेंस में मिलेगा? जैसे सपोज कर लो वो बैंक अगर क्राइसिस सिचुएशन में हो, उसको लोन चाहिए, अर्जेंट पैसा का रिक्वायरमेंट है, तो वो शेड्यूल बैंक जो है तुरंत आरबीआई के पास जा सकता है और आरबीआई से लोन ले सकता है और आरबीआई उसको मदद करेगा। नॉन शेड्यूल बैंक्स के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आरबीआई के एक्ट में लिस्टेड ही नहीं है, तो आरबीआई उसका जिम्मा नहीं लेगा। क्लियर है? तो लोन लेने के केस में है। उसके बाद फिर ये जो शेड्यूल बैंक होता है इसका थोड़ा भरोसा ज्यादा होता है, इसलिए क्योंकि ये जो शेड्यूल बैंक जितने भी होती है सारे आरबीआई एक्ट के तहत चलते हैं, आरबीआई के निगरानी में चलते हैं, तो इन पे भरोसा किया जा सकता है। आरबीआई गारंटी दे रहा है कि इन कंपनीज पे भरोसा किया जा सकता है। ये आरबीआई का जो भी सीआरआर, एसएलआर, ये सब का जितने भी नियम कानून से ये सब शेड्यूल बैंक्स मानते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ये सब क्या होता है, लेकिन जो नॉन शेड्यूल बैंक्स है इन पे ये सारा कुछ भी लागू नहीं होता है। क्लियर है? इस पे इन बैंक्स में पैसा डालना जो है वो थोड़ा रिस्की हो सकता है।
क्लियर है? जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूँ, अगर शेड्यूल बैंक्स का अपन फेमस एग्जांपल देखें, तो जितना भी ये सब बैंक है हमारा शेड्यूल बैंक्स में, जैसे एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सब जितने भी हैं ये सब के सब हमारे क्या हैं, शेड्यूल बैंक्स हैं। अगर नॉन शेड्यूल बैंक्स का एग्जांपल देखें तो जैसे कुछ फेमस बैंक्स का एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे महबूब नगर बैंक आंध्र प्रदेश में है। क्लियर है? महबूब नगर बैंक आंध्र प्रदेश। फिर जैसे अगर मैं बोल सकता हूँ महेश सहकारी बैंक जो है गांधीनगर गुजरात में। ये सब नाम याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस इसलिए बता रहा हूँ ताकि पता चले कि हाँ, ऐसा बैंक्स एक्सिस्ट भी करता है। क्लियर है? ये गुजरात में है, गांधीनगर गुजरात में। तो ये सारे कुछ वो बैंक्स हैं जो नॉन शेड्यूल बैंक्स हैं। तो अभी तो हमने देखा कि बैंक 2 तरीके का होता है, एक शेड्यूल बैंक होता है, दूसरा नॉन शेड्यूल बैंक होता है। अब अगर हम लोग शेड्यूल बैंक में भी देखें तो शेड्यूल बैंक भी 2 तरीके का होता है। क्लियर है? ये शेड्यूल बैंक 2 तरीके का कैसे होता है? एक तो हमारा होता है कमर्शियल बैंक और दूसरा जो है वो हमारा होता है कोऑपरेटिव बैंक। क्लियर है? इन दोनों को हम लोग देख लेते हैं, कमर्शियल बैंक क्या है, कोऑपरेटिव बैंक क्या है। देखो, कमर्शियल बैंक जो है नाम से ही पता चल रहा है कि इसका मेन पर्पस क्या होगा। मेन पर्पस जो है ये प्रॉफिट कमाना होगा, कि ये बैंक जो है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए ही होंगे। क्लियर है? और इसमें जो बोरोवर्स होंगे, जो लोन लेने वाले होंगे, वो कौन होंगे? केवल जो अकाउंट होल्डर्स हैं, जिनका अकाउंट होगा वही जो है वो लोन ले सकते हैं। तो जो बोरोवर्स होंगे वो हमारे अकाउंट होल्डर्स होंगे। क्लियर है? और दूसरा जो है, बैंक कमर्शियल बैंक्स जितने भी होते हैं ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है 1947 का, उससे रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है इसके तहत वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। कोऑपरेटिव बैंक्स के केस में क्या है कि जो भी कोऑपरेटिव बैंक होता है इसका पर्पस कभी भी प्रॉफिट नहीं होता है। ये जो है मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस के प्रिंसिपल पे काम करता है। अभी मैं समझाऊंगा कैसे काम करता है। नो प्रॉफिट नो लॉस के प्रिंसिपल पे काम करता है। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान में रखना, कोऑपरेटिव बैंक्स जो भी है हमारा वो नो प्रॉफिट नो लॉस के प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे इनका मकसद बस ये होता है, एक्चुअली में होता क्या है ना, कि जैसे सपोज लो अगर सिंपल लेटमैन टर्म्स में बोलूं मैं, तो ये 10 मेंबर हैं। क्लियर है? जैसे गांव वगैरह में देखते हो कि कमेटी वगैरह खेला जाता है, कुछ उसी तरीके का होता है ये। कि मान लो ऐसे जो है वो 10 मेंबर्स टोटल हैं। ये सारे लोग मिलकर के क्या करेंगे? ये सारे लोग मिलकर के पैसा जमा करेंगे। अब ये सब लोग जो मिलकर के पैसा जमा किए हैं ये सब के सब इस बैंक के मेंबर्स हैं। मतलब इसमें जो भी बोरोवर्स हैं वो सबके सब बैंक के मेंबर्स ही हैं। क्लियर है? कर्मचारी ही हैं। क्लियर है? ये सब मिलकर के इसमें पैसा जमा करेंगे और जिसको पैसा का जरूरत होगा वो पैसा पे लोन वगैरह पे ले लेगा और बदले में जो भी वो इंटरेस्ट पे करेगा तो उस इंटरेस्ट से बाकी तीनों का फायदा हो जाएगा। क्लियर है? मतलब ये कुछ इस तरीके से काम करता है, अगर बिल्कुल ही आसान भाषा में बोलूं तो। मतलब यहाँ पे बैंक का पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है। बैंक का पर्पस क्या है? कॉपरेशन। कि मतलब सबको मिलकर के थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करे और इन सब में से किसी को भी अगर लोन का जरूरत है तो वो इंसान लोन लिया, जो इंटरेस्ट पे करेगा उस इंटरेस्ट से बाकी लोगों का मुनाफा हो जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप का जो बैंक्स होता है उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक बोलते हैं। इसका पर्पस नो प्रॉफिट नो लॉस है। और यहाँ पे ध्यान में रखना, इसमें जो बोरोवर्स होते हैं वो मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स किसके? इस कोऑपरेटिव बैंक्स के। क्लियर है? सॉरी। और ये जो कोऑपरेटिव बैंक होता है ये रजिस्टर्ड किस एक्ट के तहत होता है? तो ये 2 एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है। एक तो हमारा ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है इसके तहत रजिस्टर्ड होता है और दूसरा जो है वो हमारा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965। ये दोनों एक्ट के तहत जो है कोऑपरेटिव एक्ट जो है कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो रजिस्टर्ड होता है। क्लियर है? कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो, कोऑपरेटिव बैंक जो है ये एक इंपॉर्टेंट थीम है जो अभी है, इसलिए इसको मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। देखो, कोऑपरेटिव बैंक में एक चीज और देख लो। इसमें क्या होता है ना, हर एक मेंबर का एक वोट होता है। वन मेंबर इज इक्वल टू वन वोट। कैसे? जैसे सपोज कर लो, क्या नॉर्मली बैंक में क्या होता है कि अगर कोई या नॉर्मली कोई कंपनी में क्या होता है
कि किसी कंपनी में किसी का 51% अगर शेयर है, तो उस कंपनी में उसका जो है वो ज़्यादा वैल्यू होगा। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक के केस में क्या है कि मान लो कोई इंसान ₹1000 डाला है, बैंक में डिपॉज़िट किया है। किसी इंसान का जो है वो 1 लाख रुपए जो है वो बैंक में डिपॉज़िट है। फिर भी दोनों जो है वो दोनों के दोनों कोऑपरेटिव बैंक के बस मेंबर ही नहीं होंगे। दोनों का जो कोऑपरेटिव बैंक में जो डिसीजन मेकिंग वगैरह है, जो कुछ भी है, उसमें वोट भी क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब इस इंसान का भी एक ही वोट है और इस इंसान का भी एक ही वोट है। क्लियर है? मतलब ये थोड़ा इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे चलता है कि आप इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने अमीर हो, कितने गरीब हो, हर किसी का एक मतलब वोट जो है वो एक ही होगा। जितने भी मेंबर्स होंगे, हर मेंबर्स का एक वोट होगा। क्लियर है? और दूसरा क्या है, मतलब एक तो वन मेंबर इक्वल टू वन वोट के प्रिंसिपल पे काम करता है। दूसरा, क्योंकि ये सारे बैंक्स जो हैं एक दूसरे का मदद करने के लिए ही हैं। जैसे हमने बताया ना कि यहाँ पे मान लो 100 लोग हैं, 100 हर इंसान ने मतलब पैसा इसमें कुछ-कुछ डिपॉज़िट कर रखा है और उसके बाद क्या है कि जिस इंसान को ज़रूरत होगा, वो इंसान जो है वो लोन ले लेगा और उससे जो इंटरेस्ट पे होगा, वो इंटरेस्ट बाकी सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसा कुछ चलता है। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिलता है ना, क्योंकि ये कॉर्पोरेशन एक दूसरे को हेल्प करने के लिए बनाया गया है और हर किसी को कभी ना कभी लोन का ज़रूरत पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, जो इंटरेस्ट रेट है, ये भी काफ़ी कम होता है। क्लियर है? इंटरेस्ट रेट इज़ लो। काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे ये बैंक्स चलता है। इसका मतलब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि इसका मकसद ही नहीं है कि प्रॉफ़िट कमाना है। क्लियर है? ये बस एक-दूसरे को हेल्प करने के लिए इस तरीके से बनाया हुआ है। क्लियर है? और एक चीज़ ध्यान में रखना, जैसे ये जो कमर्शियल बैंक्स होता है ना, जितना भी अभी हमने देखा शेड्यूल्ड बैंक, ये शेड्यूल्ड बैंक्स को रेगुलेट कौन कर रहा है? आरबीआई कर रहा है। ये जो कमर्शियल बैंक है, ये कमर्शियल बैंक कंप्लीट जो है वो आरबीआई के रेगुलेशन में आता है। क्लियर है? लेकिन ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स है, ये पूरा का पूरा जो है वो आरबीआई के कंट्रोल में नहीं आता है। इसका जो है अगर मतलब हम लोग देखें तो जो बैंकिंग फंक्शन है, ये बैंकिंग फंक्शन जो है वो आरबीआई कंट्रोल करेगा। क्लियर है? और दूसरा जो मतलब जो भी मैनेजमेंट वाला फंक्शन है, क्लियर है कि बैंक का जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, वो सारा फंक्शन जो है वो हमारा रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी मैनेज करता है। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। ये जो था ये मैंने मतलब कुछ जो है वो कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में बताया। और कुछ-कुछ बेसिक चीज़ मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। आरबीआई अगर सपोज़ कर लो आरबीआई को ऐसा लगता है कि कोई भी कोऑपरेटिव बैंक जो है वो लॉस में चला जाए, तो वैसे केसेस में आरबीआई जो है उस कोऑपरेटिव बैंक को किसी दूसरे बड़े कोऑपरेटिव बैंक के साथ मर्ज भी कर सकता है। क्लियर है? इवन अगर आरबीआई को ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पे मैनेजमेंट में जो भी लोग हैं, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो वैसे केसेस में आरबीआई जो है मतलब उन लोगों को नौकरी से हटा भी सकता है या फिर मतलब इस पूरा जो कोऑपरेटिव बैंक का जो मैनेजमेंट है, कुछ टाइम के लिए अपने अंडर में कंट्रोल में ले सकता है। मतलब एक तरीके से बोला जाए कि यहाँ पे कंट्रोल किसका है? 2 लोगों का डुअल कंट्रोल पे चलता है आरबीआई की। बैंकिंग फंक्शन आरबीआई देखेगा, मैनेजमेंट फंक्शन रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी देखेगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग पावर किसके पास है? आरबीआई के पास है। अगर आरबीआई को लगेगा कि सिचुएशन सही नहीं है, तो आरबीआई कंट्रोल ले भी सकता है। क्लियर है? इवन आरबीआई ये स्टैंडर्ड सेट करेगा कि जो मैनेजमेंट फंक्शन में जो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो सीईओ होगा, जो चेयरमैन होगा, ये सब जो है मतलब उन लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। क्लियर है? ये सब कुछ जो है वो आरबीआई ही देखेगा। इवन जो पेड अप कैपिटल वगैरह है, ये सब मतलब कितना शेयर्स इश्यू कर सकता है, ये सारा कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह ये सब। क्लियर है? बॉन्ड्स कब इश्यू करेगा, ये सब हम लोग अभी देखेंगे। वो सब कुछ जो है वो सब कुछ आरबीआई लिमिट तय करता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी डुअल कंट्रोल में है, बट आरबीआई का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड है यहाँ पे। तो ये हमने देखा शेड्यूल्ड बैंक जो है वो 2 तरीके का होता है हमारा, कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। अब हम लोग देख लेते हैं ये जो कमर्शियल बैंक है, ये कमर्शियल बैंक कितने तरीके का होता है। देखो, ये जो कमर्शियल बैंक है, ये हमारा फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। क्लियर है? 3 से थोड़ा ज़्यादा होता है। देखो मैं बता देता हूँ कौन-कौन सा होता है। सबसे पहले तो होता है पब्लिक सेक्टर बैंक। क्लियर है? या पीएसयूज़ बोल सकते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। क्लियर है? जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स मतलब क्या, ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट बैंक है।
क्लियर है। अब ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पीएसयूज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बोलते हैं, सेम ही चीज है बैंक्स के केस में। तो ये जो है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, ये फर्दर मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब क्या, गवर्नमेंट बैंक, सरकारी बैंक। ये गवर्नमेंट बैंक जो है ये दो तरीके का होता है फर्दर। दो तरीके का कैसा होता है, एक जो है वो तो हमारा हो गया पूरा का पूरा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड मतलब क्या, जैसे सपोज कर लो स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, ये सब जितने भी हैं ये सब के सब जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड है। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट जो था, कौन सा, 1955 का, इससे एसोसिएटेड जितने भी बैंक है वो सारा एक कैटेगरी में हो गए। फिर दूसरा जो होता है वो है नेशनलाइज्ड बैंक। क्लियर है। नेशनलाइज्ड बैंक मतलब क्या, पहले कभी ये हो सकता है प्राइवेट बैंक रहे होंगे, लेकिन बाद में क्या है कि 1959 में जब नेशनलाइजेशन हुआ था, तो उस टाइम पे क्या है कि ये सारे बैंक्स को, मतलब नेशनलाइजेशन होना मतलब क्या है, राष्ट्रीयकरण करना। मतलब एक तरीके से इस तरीके से बोल सकते हैं कि वो प्राइवेट बैंक जो है फिर गवर्नमेंट बैंक में तब्दील हो गया। क्लियर है। तो वो पहले तो था प्राइवेट बैंक, बट बाद में उसको नेशनलाइज्ड बैंक मतलब गवर्नमेंट बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया। जैसे सपोज कर लो ना, ऐसा नहीं है कि एयर इंडिया जो है वो पहले क्या था, टाटा कंपनी का था, फिर नेशनलाइजेशन हुआ तो एयर इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंपनी बन गया, और अभी वापस क्या हुआ, गवर्नमेंट जो है मतलब वापस जो एयर इंडिया है वापस टाटा कंपनी को बेच दिया। क्लियर है। तो नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज पहले प्राइवेट था उसको अब की गवर्नमेंट जो है एक तरीके से ओन कर लिया। तो ये नेशनलाइज्ड बैंक जो है इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाता है, जैसे सपोज कर लो जो हमारा बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इलाहाबाद बैंक है, देना बैंक है, इंडियन बैंक है, सिंडिकेट बैंक है, ये सारा चीज जो है ये सारा हमारा नेशनलाइज्ड बैंक्स में आता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या आ जाएगा, उससे रिलेटेड जितने भी बैंक्स हैं, मतलब उसके जो एसोसिएट्स बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जयपुर, मैसूर, इंदौर, पटियाला, सौराष्ट्र, ये सब जितने भी स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र हो गया, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर हो गया, ये सब सब इसमें आ जाते हैं। क्लियर है। बहुत कुछ ऐसा समझने का इसमें है नहीं। क्लियर है। तो ये जो हो गया ये हमारा क्या हो गया, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। दूसरे टाइप का जो कमर्शियल बैंक्स होता है वो हमारा होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक। क्लियर है। प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अच्छा यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ प्राइवेट सेक्टर बैंक बताने से पहले, ये जो एसबीआई है इसके बारे में शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ हिस्ट्री, क्योंकि ये जो है इंडिया का एसबीआई जो है वो सबसे बड़ा बैंक है। जो हमारा एसबीआई है ना, ये लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया है। क्लियर है। इसके बारे में हल्का सा मैं बता देता हूँ इंफॉर्मेशन। देखो, एसबीआई जो है ना 1806 में मतलब एक बैंक बनता है जिसका नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता। 1896 में एक बैंक का स्थापना होता है, बैंक ऑफ कलकत्ता। इस बैंक को क्या है कि बाद में नाम बदल दिया जाता है, और नाम बदल करके कर दिया जाता है बैंक ऑफ बंगाल। क्लियर है। ये बैंक ऑफ बंगाल जब नाम बदल के किया जाता है, उसके बाद फिर क्या होता है कि 1921 में इस बैंक को दो बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाता है। कौन कौन सा बैंक, एक हो जाता है बैंक ऑफ मद्रास, ईयर वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, बैंक ऑफ मद्रास, और एक जो है वो हमारा है बैंक ऑफ बॉम्बे। इन तीनों को मर्ज करके कौन सा बैंक बना दिया जाता है, इन तीनों को मर्ज करके बना दिया जाता है मेरा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है। ये कब बनाया जाता है, 1921 में बनाया जाता है तीनों को मर्ज करके। अब ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है ना ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा अभी के टाइम पे आरबीआई है। लेकिन बाद में जो है आरबीआई बैंक बनता है 1934 में, जब आरबीआई 1934 एक्ट के तहत आरबीआई वगैरह का स्थापना होता है। तो उसके बाद फिर ये इंपीरियल बैंक जो है वो अपना नॉर्मली ऐसा फंक्शन करते रहता है, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद 1955 में जब नेशनलाइजेशन होता है तो ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके क्या कर दिया जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है। और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो अभी चल रहा है, ये इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। इवन ये इतना बड़ा बैंक है कि इसको कहा जाता है कि मतलब इसका फेल करने का चांसेस बहुत ही कम है। क्लियर है। ऑलमोस्ट
मतलब ऐसा तो बोल नहीं सकते किसी भी चीज़ के बारे में कि लाइफ में ये कभी फेल करेगा ही नहीं, बट बहुत कम है। मतलब कहा जाता है कि इसका फेल करना लगभग इम्पॉसिबल जैसा है। क्लियर है? तो अभी हम लोग देख रहे थे अभी तक हम लोग क्या-क्या देख चुके हैं बैंकिंग के टाइप्स में। हम लोग देख चुके हैं सॉरी, हम लोग देख चुके हैं कि बैंक जो है 2 टाइप का होता है। एक हमारा शेड्यूल बैंक है, दूसरा जो है नॉन शेड्यूल बैंक है। फिर हम लोग देखें शेड्यूल बैंक जो है वो कौन-सा बैंक शेड्यूल बैंक कहलाएगा। शेड्यूल बैंक में सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में लिस्टेड होने के लिए क्या-क्या क्राइटेरिया है। वो हम लोग देखे, ऑथराइज्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल देखे। फिर हम लोग देखे शेड्यूल बैंक को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। फिर अभी हम लोग जो है कमर्शियल बैंक्स का टाइप देख रहे हैं कि कमर्शियल बैंक का पहला टाइप हम लोग देखे पब्लिक सेक्टर बैंक। दूसरा अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है इसका एग्जांपल हम लोग को पता ही है, बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। जैसे यस बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, ये सब आईसीआईसीआई हो गया। क्लियर है? आईसीआईसीआई, यस बैंक, ये सब जो है, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा जो है प्राइवेट बैंक है। एचडीएफसी, देखो जो जितने भी प्राइवेट बैंक्स है ना, उन सारे प्राइवेट बैंक्स में सबसे बड़ा बैंक जो है वो हमारा कौन सा है, एचडीएफसी बैंक है। क्लियर है? ये सबसे बड़ा बैंक है। जिस तरीके से एसबीआई को बोला जाता है कि इसका फेल करना बहुत मुश्किल है, वैसे ही प्राइवेट बैंक्स में एचडीएफसी को बोला जाता है कि इसका फेल करना बहुत मुश्किल है। क्लियर है? तो ये जो हो गया ये हमारा प्राइवेट बैंक हो गया। फिर तीसरा टाइप का जो हमारा कमर्शियल बैंक होता है वो होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्लियर है? स्मॉल फाइनेंस बैंक, देखो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है। बेसिकली जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ना, इसका मतलब जैसा नॉर्मल किसी बैंक का फंक्शन होता है कि वो डिपॉजिट लेगा और लोन देगा, वो काम तो इसका है ही। लेकिन इसका पर्पस होता है, नाम से देखो स्मॉल है, मतलब छोटा चीज का फाइनेंस करेगा। छोटा चीज का फाइनेंस करना मतलब जैसे स्मॉल ट्रेडर्स हो गए, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हो गए। क्लियर है? स्मॉल ट्रेडर्स हो गए, या फिर जो छोटे फार्मर्स हो गए, छोटे छोटे किसान हो गए, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। क्लियर है? मतलब छोटे लोगों को जो है, उन लोग को हेल्प करने के लिए ये मेनली जो है ये बैंक है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हो गए। क्लियर है? या फिर छोटे इंडस्ट्रीज हो गए, एमएसएमईज हो गए, इन सभी को फाइनेंस करने के लिए, इन सभी को लोन देने के लिए जो है ये क्या है, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाया गया है। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसका पर्पस क्या है। मतलब ये जो बना है ये एक तरीके से पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के तहत बना है। क्लियर है? कंपनीज एक्ट जो है, कंपनीज एक्ट 2013 जो है इसके तहत ये सारे कंपनी, ये सारे बैंक्स रजिस्टर्ड होते हैं। और ये बेसिकली में है क्या, ये एक टाइप का पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होते हैं। ये जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होते हैं। क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी आ जाता है जिसको ध्यान में रखना जरूरी है। ये सब बेसिक बेसिक चीजें कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज क्या होता है। फिर हम लोग आगे ये वाला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। यहाँ ये चीज ध्यान में रख लो, एक होता है हमारा पब्लिक लिमिटेड कंपनी। क्लियर है? और दूसरा होता है हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्लियर है? बहुत सारा ऐसा छोटा मोटा बिजनेस देखा होगा जिसमें आखिरी में लिखा जाता है ये लिमिटेड है, पीवीटी लिमिटेड इस टाइप का लिखा जाएगा, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड इस टाइप का। तो ये आखिर होता क्या है, जब हम लोग बोलते हैं कोई भी कंपनी जो है वो पब्लिक लिमिटेड है या कोई भी कंपनी जो है वो प्राइवेट लिमिटेड है, इन दोनों का मतलब क्या है, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब है कोई भी ऐसा कंपनी जिसका शेयर जो है वो मतलब पब्लिक में फ्रीली ट्रेड कर सकता है। क्लियर है? एनी कंपनी whose share is freely traded इन पब्लिक। इसका मतलब क्या है, जैसा अभी याद आता है मैंने लोन का एग्जांपल दिया था कि मान लो कोई कंपनी ए है, इस कंपनी को जो है वो
लोन का मतलब फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए या कंपनी को चलाने के लिए जो है 10 लाख रुपए का जरूरत था। तो ये जो 10 लाख का जरूरत था, ये एक तो लोन के तरीके से ले सकता था, दूसरा क्या कर सकता था, शेयर इशू कर सकता था। तो अब ये शेयर जो है वो, मान लो ये शेयर जो है वो मैंने खरीद लिया, क्लियर है? पर्सन ए मतलब ये पर्सन बी हूं मैं, मैंने ये जो है ये शेयर खरीद लिया। अब ये शेयर जो है मैं आगे चल के किसी को भी बेच सकता हूँ, कोई दिक्कत का बात नहीं है। मतलब ये शेयर कैसा है, ये शेयर जो है वो ट्रांसफरेबल है, क्लियर है? तो ऐसा कंपनी जो होगा वो क्या होगा कि कोई भी ऐसा कंपनी जो अपना शेयर को फ्रीली ट्रेड कर सकता है, वो सारा जो होगा वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगा। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या होगा कि हर कोई इसका शेयर नहीं कर सकता, जो मेंबर्स है वो लिमिटेड है, कि कुछ पर्टिकुलर मेंबर्स जो होंगे वही उसी के पास शेयर होगा और वो अपना शेयर बेच नहीं सकते, मतलब ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्लियर है? मतलब एक टाइप का बोल सकते हैं कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या है कि काइंड ऑफ पार्टनरशिप बोल सकते हैं, कि तुम अपना पार्टनरशिप ऐसे बदल नहीं सकता या मतलब शेयर अपना बेच नहीं सकता। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपल, कि शेयर्स हेल्ड बाय लिमिटेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, शेयर्स हेल्ड बाय लिमिटेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, क्लियर है? ये लिमिटेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हेल्ड करेंगे, और ये जो शेयर होगा वो ट्रांसफरेबल होगा क्या, नॉन ट्रांसफरेबल है, कि वो एक दूसरे से ऐसे बेच नहीं सकते, खरीद बिक्री नहीं कर सकते, क्लियर है? ये चीज ध्यान में रखना है। तो ये जो है ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब है। और लिमिटेड यहाँ पे दोनों में वर्ड यूज है। इस लिमिटेड वर्ड का क्या मतलब है? देखो, लिमिटेड वर्ड का मतलब यही है ना कि अगर सपोज कर लो कंपनी इन फ्यूचर बहुत ज्यादा लॉस में चला जाता है, तो आपका जो कंपनी का जो ओनर लोग है या शेयर होल्डर है, उन लोग का पर्सनल एसेट्स जो है वो सेफ रहेगा, क्लियर है? पर्सनल एसेट सेफ रहेगा मतलब क्या, जैसे बहुत बार ऐसा सुनते होगे कि कोई कंपनी है वो पूरा का पूरा मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, या कोई इंसान है उसका कोई कंपनी है, वो कंपनी पूरा दिवालिया हो गया, तो बदले में अब क्या हुआ, उस कंपनी को अपना घर का जमीन जायदाद भी बेचना पड़ गया। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ऐसा नहीं होता है। इसका लिमिटेड का मतलब ये है कि जो लाइबिलिटी है वो बिल्कुल लिमिटेड होगा, मतलब जो भी शेयर होल्डर्स हैं या जो भी इन्वेस्टर्स हैं या जो ओनर्स है, अगर कंपनी नुकसान में चला जाता है या बहुत ज्यादा कर्ज में चला जाता है, तो वैसे केसेस में उन लोग का जो एसेट्स होगा, जो पर्सनल एसेट्स है, ध्यान में रखना, पर्सनल एसेट्स आर, पर्सनल एसेट्स ऑफ, पर्सनल एसेट्स जो होगा वो सेफ होगा, आर सेफ, किसका, ऑफ शेयर होल्डर्स, क्लियर है? ये जो है ये लिमिटेड कंपनी का मतलब होता है, क्लियर है? तो ये चीज ध्यान में रखना। मैंने बताया कि ये कंपनीज पब्लिक में क्यों अपना शेयर इशू करते हैं, क्योंकि उनको फंड का जरूरत होता है। और अगर ये पब्लिक में शेयर इशू करेंगे तो बदले में क्या होगा, वो उनको थोड़ा ज्यादा ट्रांसपेरेंट होना पड़ता है, क्योंकि फिर उन पे मतलब जो है सेबी हो गया या और भी जो गवर्नमेंट का मिनिस्ट्रीज वगैरह है, वो बहुत कुछ उन पे रेगुलेट करता है, क्लियर है? उनको मतलब एनुअली फिर मीटिंग वगैरह करना पड़ता है, अपने शेयर होल्डर्स के साथ मतलब सारा बात रखना पड़ता है, बहुत कुछ मतलब जो ट्रांसपेरेंट रखना पड़ता है चीजों को। तो ये जो है ये हम लोग देखें कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होता है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होता है। तो ये अपन इसलिए डिस्कस किए क्योंकि ये ध्यान में रखना, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है, एक काइंड ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होता है, जो कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड होता है, क्लियर है? ये चीज ध्यान में रखना है। इस स्मॉल फाइनेंस बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्मॉल है और फाइनेंस है, मतलब छोटा फाइनेंस करेगा, छोटा लोन देगा। तो छोटा लोन बहुत बड़े ट्रेडर्स को देगा क्या, नहीं देगा। तो ये स्मॉल ट्रेडर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एमएसएमईज, ये सबको, या छोटे छोटे जो अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज हैं, इन सबको लोन्स देगा, क्लियर है? तो ये ध्यान में रखना है। और ये क्योंकि शेड्यूल बैंक्स का ही पार्ट है ये सारा, तो आरबीआई के तहत रजिस्टर्ड होगा, ये सब बिल्कुल ऑब्वियस सा बात है। इनका मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, तो कम से कम 1000 करोड़ जो है मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए, क्लियर है? सॉरी, 100 करोड़ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 100 करोड़, क्लियर है? इतना का पेड अप कैपिटल मिनिमम होना चाहिए। एग्जाम्पल अगर कुछ हम लोग देख लें, यहाँ पे देख लेना ऐसा, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स वगैरह जो है इन चीजों के बारे में। अब देखो, अब जो नेक्स्ट जो है ना वो हमारा
जो चौथा टाइप का जो हमारा कमर्शियल बैंक है, हमने 3 कमर्शियल बैंक देख लिया, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और तीसरा जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक। चौथा अब अपन देख लेते हैं, वो होता है फॉरेन बैंक्स। नाम से ही पता चल रहा है फॉरेन बैंक्स कौन होगा, जो दूसरे देशों का बैंक्स होगा, जो इंडिया में आकर के अपना ब्रांच खोलेगा। जैसे एग्जांपल में सिटी बैंक हो गया, क्लियर है, या फिर जो बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, फिर हमारा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हो गया। ये सब जितना भी ये सारा क्या है, ये सारा फॉरेन बैंक है। पांचवा टाइप का जो बैंक होता है वो हमारा क्या है, रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक, जिसको हम लोग आरआरबी भी बोलते हैं। देखो ये आरआरबी नाम से ही पता चल रहा है, रीजनल बोल रहा है और क्या बोल रहा है, रूरल बोल रहा है। मतलब ये गांव एरिया में जो है ये बैंक मेनली ऑपरेट करेगा। तो इसका फंक्शन भी क्या होगा, इसका फंक्शन मेनली यही होगा कि जो बैंकिंग फैसिलिटीज है वो रूरल एरियाज में प्रोवाइड करना। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे जो दूर गांव दराज के जो एरियाज होते हैं वहां पे बैंकिंग फैसिलिटीज बहुत अच्छे से नहीं पहुंच पाता है। तो अब वहां पे जो छोटे किसान हैं, जो एग्रीकल्चरल है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं या जो फार्मर्स है, उन लोगों को जब पैसे का जरूरत होता है तो वो फिर मतलब लोकल क्रेडिटर्स वगैरह से पैसे ले लेते हैं बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट में, और फिर वो डेब्ट ट्रैप में चले जाते हैं। क्लियर है। तो उस चीज को काउंटर करने के लिए जो है बैंकिंग फैसिलिटी को रूरल एरियाज में पेनिट्रेट करने के लिए ये रीजनल रूरल बैंक्स को बनाया गया है। क्लियर है। और इस रीजनल रूरल बैंक्स में जो पार्टनरशिप जो होता है, जो ओनरशिप है, क्लियर है, ये ओनरशिप जो है ये 3 लोगों का होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसका ओनरशिप 50% होता है इसमें। उसके बाद फिर जो कंसर्न्ड स्टेट है, क्लियर है, जैसे अगर सपोज कर लो झारखंड में कोई रीजनल रूरल बैंक है तो वो स्टेट का जो ओनरशिप होगा झारखंड गवर्नमेंट का, वो 15% ओनरशिप झारखंड गवर्नमेंट का होगा, 50% ओनरशिप गवर्नमेंट का होगा, और बाकी जो 35% ओनरशिप जो है वो स्पॉन्सर बैंक का होगा। क्लियर है। स्पॉन्सर बैंक का होगा मतलब क्या, जैसे सपोज कर लो बैंक ऑफ इंडिया है या एसबीआई है, यही इस रीजनल रूरल बैंक को स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो जो है 35% ओनरशिप उसका होगा, 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा, कंसर्न स्टेट का 15% ओनरशिप होगा। तो इस बेसिस पे ये रीजनल रूरल बैंक चलता है। पर्पस मैंने बता दिया। पर्पस क्या है, जो रूरल एरियाज है उन एरियाज में बैंकिंग फैसिलिटीज को पेनिट्रेट करवाना। वैसे जगह पे जो लोकल क्रेडिटर्स हैं, क्लियर है, जो मनी लेंडर्स हैं, जो लेबरर्स को, वर्कर्स को या पुअर पीपल को जो एक्सप्लॉइट करते हैं, वो एक्सप्लॉइटेशन जो है वो बंद हो सके। तो ये जो है ये हम लोग रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में देखे। अब फिर हम लोग जो है देखेंगे किस चीज के बारे में, ये फंक्शंस ऑफ बैंक। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा कि बैंक्स का फंक्शन क्या है। यहाँ पे हमने देख लिया 4 टाइप का सेट, ये कमर्शियल बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, और ये पांचवा हमने रीजनल रूरल बैंक्स देखा। अब हम लोग जो है ये फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक देखेंगे, ये कमर्शियल बैंक्स का फंक्शंस क्या क्या है। क्लियर है। तो ये फंक्शंस हम लोग देख लेते हैं क्या फंक्शंस है। देखो बैंक्स का फंक्शन कुछ कुछ तो बेसिक सा पता ही है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कुछ कुछ चीजों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिससे मतलब अक्सर कंफ्यूजन होता है, लोगों को पता नहीं होता है। देखो अक्सर देखते हो कि 2 टाइप का अकाउंट होता है। एक तो हमारा होता है करेंट अकाउंट, क्लियर है, और दूसरा हमारा जो है, किसी को कोई डाउट है क्या, वॉइस नहीं आ रहा है क्या अभी, बार बार कट रहा है क्या? अच्छा, नेट तो कनेक्टेड ही है। अभी भी कट रहा है क्या? नो सर। चलो ठीक है। कोई कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई टॉपिक समझ में नहीं आया? चलो नो ठीक है, सर। तो चलो ठीक है। अभी हम लोग फंक्शंस देख लेते हैं, ये आज का ये लास्ट टॉपिक रहेगा। क्लियर है। यहाँ पे देख लो, सबसे पहला चीज जो है हम लोग देख लेते हैं, 3 टाइप का अकाउंट होता है। मतलब एक तो करेंट अकाउंट है, एक हमारा सेविंग अकाउंट होता है, क्लियर है, और तीसरा जो है हमारा फिक्स्ड या टर्म। पहले करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट देख लेते हैं।
देखो करेंट अकाउंट जो है ना और सेविंग अकाउंट, इन दोनों में अगर कोई एटीएम से पैसे विड्रॉ करता होगा तो उन लोगों को पता होगा। सेविंग अकाउंट जो होता है ना, नॉर्मली अगर जैसे हम लोग हैं कि नॉर्मल बेसिस पे, डेली बेसिस पे जो बैंक का अकाउंट यूज कर रहे हैं कि मतलब आज पैसे डाले, हो सकता है कल निकालना पड़े या कुछ टाइम तक डिपॉजिट है, बाद में कभी निकालना पड़े, मतलब जब मेरा डिमांड कर रहा है, जब मेरा मन कर रहा है, तब मतलब हम वहां से पैसा निकाल ले गए। तो ये जो है, ये मेरा क्या सेविंग अकाउंट है कि इसमें जो हम डिपॉजिट जो कर रहे हैं वो दोनों पर्पज से कर रहे हैं, सेव करने के भी पर्पज से कर रहे हैं और जब चाहे तब डिमांड डिपॉजिट भी कर रहे हैं। मतलब डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या, जब मेरा मन करेगा, जब मेरा डिमांड होगा, तब हम वो पैसा वापस विड्रॉ भी कर लेंगे। क्लियर है? तब वैसा है। ये जो करेंट अकाउंट है ना, ये करेंट अकाउंट जो है नॉर्मली बिजनेसेस करते हैं। क्लियर है? बिजनेसेस करते हैं, इसका मतलब क्या कि जो बिजनेस है इन लोग का डेली बेसिस पे बहुत ही ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है, मल्टीपल ट्रांजैक्शन होता है। बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होने की वजह से क्या है कि ये बैंक्स जो है, इस करेंट अकाउंट में जो भी पैसा जमा होता है, उस पैसे का बहुत ज्यादा कोई ऐसा खास यूज नहीं कर सकते। क्लियर है? क्योंकि वो पैसा सेव ही नहीं है। जैसे अगर सपोज कर लो सेविंग अकाउंट में हम लोग पैसा कुछ सेव किए हुए बैंक में, तो अब अगर पैसा सेव किए हो तो अब क्या होगा, बैंक उस पैसे का यूज करेगा, कहीं लोन वोन देने में, ये सब में करेगा। क्लियर है? करेंट अकाउंट में क्या है कि अभी मान लो मैंने 1 लाख रुपए डाला, फिर शाम को मैंने निकाल लिया, फिर जो है 1,20,000 मेरे बैंक में आया, फिर पता चला कि मतलब मैंने 1,10,000, 1,15,000 ऐसे निकाल लिया। तो इसमें क्या है कि मतलब पैसा जो है वो बैंक में कितने देर रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इस वजह से क्या होता है कि करेंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। मतलब जो भी पैसे अगर हम करेंट अकाउंट में डाल रहे हैं तो बैंक उसके बदले में मुझे कोई इंटरेस्ट रेट नहीं देगा। सेविंग अकाउंट में क्योंकि सेव के पर्पज से कुछ टाइम तक अकाउंट में पैसा रहता है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हम बैंक जो है वो हमें देता है। क्लियर है? इंटरेस्ट रेट रहेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। ये चीज ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखो, तीसरा जो आ जाता है, एक और फैसिलिटी जो बैंक हम लोग को देता है, वो हमें देता है फिक्स्ड डिपॉजिट का। बहुत सुना होगा कि एफडी तोड़ दिया। क्लियर है? ये जो एफडी है वो फिक्स्ड डिपॉजिट है। फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब क्या है कि सपोज कर लो मेरे पास 5 लाख रुपए है और ये 5 लाख रुपए को मैंने बैंक में जमा कर रखा है एक फिक्स्ड स्पेसिफिक टेन्योर के लिए, कि मान लो मैंने 10 साल के लिए इसमें जमा करके रखा है। अब ये 10 साल तक मैं बैंक को ये सुनिश्चित कर रहा हूँ कि मैं 10 साल तक ये पैसे नहीं निकालूंगा। तो अब बैंक को ये एश्योरेंस है पूरा। जैसे सेविंग अकाउंट में क्या था, फिर भी मैं निकाल सकता हूँ बट उतना फ्रीक्वेंट नहीं निकालता जितना करेंट अकाउंट में निकाल रहा है। तो सेविंग अकाउंट में क्या, इंटरेस्ट रेट तो मुझे कुछ मिल रहा है, बट फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या है कि मैंने पूरा एश्योरेंस ही एक टाइप का दे दिया है बैंक को कि मैं 10 साल तक तो पैसे निकालूंगा ही नहीं। 10 साल तक बैंक जितने जो चाहे मेरे पैसे का जो इस्तेमाल करना चाहे करे। तो बैंक को अब इससे क्या है कि वो फर्दर इस पैसे का कुछ ना कुछ इस्तेमाल करके कुछ अर्न कर सकता है, कहीं इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसलिए फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट जो होगा वो क्या होगा, हाई इंटरेस्ट रेट होगा। क्लियर है? हाई इंटरेस्ट रेट मतलब जो है हमारा करेंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट होता है बट थोड़ा कम होता है, और जो हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट है इसमें क्या है कि इंटरेस्ट रेट काफी हाई होता है। क्लियर है? एक चीज और देखो, ये जो सेविंग अकाउंट है ना, इसमें जो डिमांड डिपॉजिट का फैसिलिटी है कि हम जब चाहे तब पैसा डालें, जब चाहे तब निकाल ले, ये ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स तक होता है। अगर वैसा होगा तब तो फिर एक टाइप का हो जाएगा कि सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट का बेनिफिट ले रहा है। इसमें डिमांड डिमांड मतलब ये सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि हम पैसे तो डाल सकते हैं बट विड्रॉ करने का जो फैसिलिटी है वो लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम ही है। अगर लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम से ज्यादा अगर हम विड्रॉ करेंगे तो फिर क्या होगा, चार्जेबल हो जाता है कि फिर पैसा डिडक्ट होने लगता है हर विड्रॉवल में। क्लियर है? ये किसी ने विटनेस करा होगा कि अगर एटीएम से 2-3 बार से ज्यादा ऐसे अगर पैसा विड्रॉ करो तो फिर एक्स्ट्रा चार्ज कटता है। क्लियर है? तो बिल्कुल ये वैसा ही है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ऐसा नहीं कि आप सेविंग अकाउंट को ही जो है करेंट अकाउंट की तरह यूज करना स्टार्ट कर दो। करेंट अकाउंट में क्या है कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, जितना बार आप पैसा डालना चाहो डालो, जितना बार निकालना चाहो निकालो, कोई आपका एक्स्ट्रा चार्जेस उसमें नहीं कटेगा। क्लियर है? तो ये कुछ 3 फंक्शन है। चौथा जो चीज है वो क्या है, बैंक जो है वो लोन देने का काम करता है, गिविंग लोन्स। अब ये जो लोन्स देने का काम जो बैंक कर रहा है इसमें किस किस तरीके का है, जैसे एक मान लो ये कैश क्रेडिट हो गया। क्लियर है? कैश क्रेडिट क्या होता है, कैश क्रेडिट जो है ना, मतलब ये जो है अ काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स बोल सकते हैं। क्लियर है? शॉर्ट टर्म लोन होता है जो मतलब बैंक्स जो है बिजनेसेस को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या कंपनीज को जो है मतलब
प्रोवाइड करते हैं, मतलब जैसे मान लो 2-4 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए या 1 महीने के लिए, मतलब इस टाइप से जो है शॉर्ट टर्म लोन जो है ना, बैंक जो बिजनेसेस को, कंपनीज वगैरह को देते हैं, ताकि वो अपना मतलब जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो है उसको फुलफिल कर सके, तो उस चीज को हम लोग कैश क्रेडिट बोलते हैं। क्लियर है? शॉर्ट टर्म लोन गिवन टू बिजनेसेस। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान में रखना, कैश क्रेडिट क्या होता है। फिर जो है लोन और किस टाइप का देता है बैंक्स, तो एक लोन देता है फिर हमारा डिमांड लोन। क्लियर है? ये देखो, ये जो डिमांड लोन है ना, ये डिमांड लोन जो है ये थोड़ा अलग टाइप का इस सेंस में होता है कि सपोज कर लो बैंक जो है, बैंक मुझे डिमांड लोन दिया। क्लियर है? अब बैंक जब चाहे, मतलब ये लोन लोन मुझे बैंक को कभी भी देना पड़ सकता है। बैंक जब चाहे तब वो डिमांड कर सकता है, मतलब डिमांड नाम से ही ध्यान में रखो, मैं डिमांड कर रहा हूँ लोन का, बैंक ने मुझे लोन डिमांड लोन दे दिया। अब बैंक जब चाहे तब ये लोन वापस मांग सकता है। क्लियर है? कोई फिक्स्ड रीपेमेंट शेड्यूल नहीं है, मतलब ना तो कोई फिक्स्ड रीपेमेंट शेड्यूल है। क्लियर है? नो फिक्स रीपेमेंट शेड्यूल। क्लियर है? यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि बैंक्स कैन डिमांड अ लोन, मतलब वॉट एवर डिमांड लोन बैंक्स विल गिव, इट मस्ट बी रिपेड वेन एवर द बैंक विल डिमांड इट। जब भी बैंक डिमांड करेगा मुझे वो लोन जो है वो जाकर के पे करना पड़ेगा। क्लियर है? मतलब इसमें कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं है कि 5 साल के लिए लोन दिया या 10 साल के लिए दिया है। इट इज रिपेबल ऑन डिमांड, की जब बैंक डिमांड करेगा तब मुझे देना पड़ेगा। मतलब बोल सकते हैं कि ये भी एक काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स होता है। क्लियर है? तो ये जो है ये डिमांड लोन है। मतलब जैसे सपोज कर लो क्या है कि बैंक जो है वो मुझे 5 लाख रुपए का डिमांड दे रहा है, 5 लाख का डिमांड लोन मुझे, मैंने बैंक से लिया है। तो अब क्या है कि इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, जिस दिन बैंक का मन करेगा उस दिन जो है वो बैंक में से 5 लाख रुपए ले लेगा। और सपोज कर लो ये 5 लाख रुपए बैंक मुझे दिया है, तो इस 5 लाख में से मैंने सिर्फ 2 लाख ही खर्च किया है, तो जो मेरा इंटरेस्ट कटेगा वो भी सिर्फ 2 लाख का ही कटेगा, बाकी पूरे का नहीं कटेगा। क्लियर है? अभी मैंने एक टर्म यूज किया था वर्किंग कैपिटल, कि ये जो मतलब कैश क्रेडिट जो दिया जाता है वो मेनली बिजनेसेस को दिया जाता है ताकि वो अपने वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके, या जो भी डे टू डे लाइफ में जो भी एक्सपेंडिचर्स है उसके उस चीज को फुलफिल कर सके। तो देखो यहाँ पे एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये भी टर्म ध्यान में रखना, फर्स्ट क्लास में आशीष ने पूछा था कि वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है। क्लियर है? देखो, जैसे सपोज कर लो जो फिक्स्ड कैपिटल है ना, अगर मान लो कि मैं मैगी बना रहा हूँ, क्लियर है, या बिस्किट बना रहा हूँ, बिस्किट का मेरा फैक्ट्री है। अब ये बिस्किट का फैक्ट्री को बनाने के लिए क्या है, एक बार मुझे जो है वो मतलब जमीन का रिक्वायरमेंट होगा। ये तो परमानेंट है कि एक बार मैंने जमीन ले लिया तो बार बार तो नहीं लेना होगा। फिर मुझे मशीन्स का रिक्वायरमेंट होगा। क्लियर है? ये मशीन एक बार मैंने ले लिया तो ये फिक्स्ड है, ये रहेगा। मतलब एक बार जो मैंने ले लिया वो मेरा मतलब हर प्रोडक्शन साइकिल में ये यूज हो रहा है। तो ये जो हो गया, ये लैंड हो गया, मशीन्स हो गया, ये सब मेरा क्या फिक्स्ड कैपिटल है, कि मतलब ये फिक्स्ड है। बट वर्किंग कैपिटल में क्या हो गया कि इस बिस्किट को बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल्स चाहिए। क्लियर है? ये जो रॉ मटेरियल्स हो गया, जैसे सपोज कर लो मतलब मुझे व्हीट चाहिए, आटा। क्लियर है? या फिर शुगर केन चाहिए, शुगर चाहिए। तो ये सब जो भी चीज जो है मुझे हर प्रोडक्शन साइकिल में जिसको खरीदना पड़ेगा, ये है वर्किंग कैपिटल। तो इस वर्किंग कैपिटल के डिमांड को फुलफिल करने के लिए कैश क्रेडिट लिया जाता है, या फिर जो भी डे टू डे डेली एक्सपेंडिचर्स होते हैं किसी भी कंपनीज का या बिजनेस का, तो उसको फुलफिल करने के लिए जो है कैश क्रेडिट लिया जाता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है। क्लियर है? फिर और किस टाइप का लोन्स जो है वो बैंक्स देता है, तो तीसरा हमारा जो लोन्स होता है वो हमारा होता है ओवरड्राफ्ट। क्लियर है? देखो ओवरड्राफ्ट में क्या होता है ना, जैसे सपोज कर लो क्या है कि मेरे पास अभी इनफ पैसा नहीं है लेकिन मुझे किसी को पैसा देना है। अब क्या होगा कि बैंक जो है वो मेरे बदले में ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर देगा कि वो उसको पैसा दे दिया है। मतलब इवन तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा है ही नहीं और मुझे सामने वाले को पैसा ट्रांसफर करना है, तो अब बैंक क्या कर रहा है, बैंक मेरे बदले में वो पैसा ट्रांसफर कर दे रहा है।
क्लियर है? तो वो जो है उस चीज को मैं क्या बोलता हूँ, उस चीज को मैं ओवरड्राफ्ट बोलता हूँ। मतलब क्या कि एन ओवरड्राफ्ट अकर्स व्हेन यू डोंट हैव इनफ मनी, कि तुम्हारे पास उतना पैसा है ही नहीं, डोंट हैव इनफ मनी इन योर अकाउंट टू कवर अ ट्रांजैक्शन। क्लियर है? बट बैंक पेज द ट्रांजैक्शन एनीवे, लेकिन बैंक जो है वो ट्रांजैक्शन फिर भी पे कर दे रहा है, तो वो जो है वो ओवरड्राफ्ट है। फिर उस ओवरड्राफ्ट में मतलब बैंक जो पे करेगा उसके बदले में फिर मुझे कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो ये जो है ये बैंक का फंक्शन हमने देखा कि लोन देने वगैरह का काम भी करता है। फिर क्या है, बैंक जो है वो फंड्स का इन्वेस्टमेंट भी करता है। क्लियर है? इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, फंड्स का इन्वेस्टमेंट करता है किस तरीके से, जैसे सपोज कर लो यहाँ पे देखो, बैंक्स जो है ना ये केवल लोन से पैसा नहीं कमाता है, बैंक्स पैसा और भी मल्टीपल चीजें से कमाता है। जैसे सपोज कर लो ये बॉन्ड हो गया, क्लियर है, या फिर सिक्योरिटीज हो गया, बॉन्ड सिक्योरिटी ही है काइंड ऑफ, डिबेंचर्स हो गया, DEBENTURES, डिबेंचर्स। क्लियर है? ये जो है बॉन्ड हो गया, डिबेंचर्स हो गया, ये सब के थ्रू भी बैंक जो है वो पैसा कमाता है। अब एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ बॉन्ड क्या होता है और डिबेंचर्स क्या होता है। क्लियर है? और भी एनी काइंड ऑफ अदर सिक्योरिटीज जैसे शेयर मार्केट हो गया, क्लियर है, या फिर जैसे सपोज कर लो म्यूचुअल फंड्स हो गया, ये सब में भी बैंक जो है वो पैसा इन्वेस्ट करता है और फिर वो पैसा जो है वो अर्न करता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं बॉन्ड क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होता है। क्लियर है? देखो सपोज कर लो क्या है कि मान लो बैंक जो है, बैंक को अर्जेंट 1 लाख रुपीज का जरूरत है। क्लियर है? या सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैं कर देता हूँ, बैंक को जो है वो 100 रुपए का जरूरत है। अब ये बैंक जो है वो 100 रुपए कहाँ से इशू करेगा, तो बैंक सोचा मैं क्या करता हूँ, पब्लिक से लोन लेता हूँ। क्लियर है? तो बैंक जो है ये 100 रुपए का जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड बनाएगा, मतलब अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट बोल सकते हैं। ये एक बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड जो है यहाँ पे ऊपर में बॉन्ड्स का जो भी टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स वगैरह जो है ये सब लिखा जाएगा, पूरा टर्म्स कंडीशन वगैरह लिखा जाएगा। सॉरी। और उसके बाद फिर ये जो बैंक है, मान लो ये 100 रुपए जो है बैंक बोल रहा है कि मैं 4 साल में लौटा दूंगा। तो अब जब 4 साल में लौटाने का बैंक जब बात कर रहा है तो नीचे जो है यहाँ पे 4 कूपन होगा, ये फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का और फोर्थ ईयर का। बैंक क्या बोला है कि मैं जो है मतलब बैंक जो है वो 4% का इंटरेस्ट रेट देगा। क्लियर है? 4% का इंटरेस्ट रेट देगा, मतलब क्या कि अगर ये बैंक जो है ये बॉन्ड बेच रहा है, ये एग्रीमेंट बेच रहा है, तो ये एग्रीमेंट मैं कितने में खरीदूंगा, ये एग्रीमेंट मैं 100 रुपए में खरीदूंगा। अब ये जब 100 रुपए में मैं इस एग्रीमेंट, ये बॉन्ड को अपन डिटेल में आगे सिक्योरिटी मार्केट में पढ़ेंगे, अभी मैं बस समझाने के लिए बता दे रहा हूँ लेमैन टर्म्स में, कि ये बॉन्ड को मैंने 100 रुपए में खरीदा 4% के इंटरेस्ट रेट पे। तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने बैंक को 100 रुपए दे दिया। अब 1 साल कंप्लीट होने पे बैंक मुझे कितना लौटाएगा, 1 रुपए लौटाएगा। क्लियर है? फर्स्ट ईयर, क्योंकि 4% पे मतलब बैंक को टोटल कितना लौटाना है, 104 रुपए लौटाना है। तो पहला साल बैंक मुझे 1 रुपए लौटाया और ये कूपन जो है ये पार करके बैंक मुझे दे दिया, मतलब ये कूपन मैं गया बैंक को दिया और उसके बदले में मुझे 1 रुपए दे दिया। यहाँ पे मैंने बहुत छोटा अमाउंट लिया 100 रुपए, इसको आप 1 लाख 1 करोड़ ऐसे भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे अगले साल फिर क्या है, फिर अगले साल मैं बैंक के पास गया, फिर बैंक जो है मुझे 1 रुपए लौटा दिया। फिर तीसरे साल फिर मैं बैंक के पास गया, फिर बैंक जो है मुझे 1 रुपए लौटा दिया। फिर चौथे साल फिर मैं बैंक के पास जाऊंगा और बैंक मुझे कितना लौटाएगा, 1 रुपए और प्लस ये जो 100 रुपए जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो पूरा लौटा देगा। मतलब टोटल बैंक जो है 4 साल में मुझे कितना दे दिया, 104 रुपए दे दिया। तो ये कुछ इस तरीके का बॉन्ड होता है। क्लियर है? बॉन्ड और डिबेंचर में बस अंतर इतना है कि ये जो बॉन्ड है ना, ये जो है मतलब जनरली क्या होता है कि ये मतलब सिक्योर्ड होता है एसेट से, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का गारंटी हो, फिर मतलब ये एक टाइप का सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर है? कि ये एक ऐसा डेट इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा मतलब जो बैंक है उसका मतलब ऐसा डेट इंस्ट्रूमेंट, डेट मतलब यहाँ पे क्या बैंक ही लोन, मतलब बैंक लोन ले रहा है ना पब्लिक से, तो इसलिए इसको डेट इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं। तो ये एक ऐसा डेट इंस्ट्रूमेंट है बॉन्ड्स जो सिक्योर्ड है। सिक्योर्ड है मतलब क्या, अगर बैंक हम लोग को पे नहीं करेगा तो फिर मतलब बैंक इसके लिए लाइबल होगा, उसको बैंक को कुछ गारंटी देना पड़ेगा। क्लियर है?
या तो गारंटी देना पड़ेगा या बदले में कुछ ना कुछ जो है मतलब वो एसेट्स यहाँ पे सिक्योर्ड करेगा। लेकिन जब हम लोग डिबेंचर्स का बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, कोई भी लीगल गारंटी नहीं है, सिर्फ भरोसे पे हम लोग ले रहे हैं कि हाँ इस कंपनी पे, मान लो जियो पे मुझे बहुत भरोसा है तो मैंने डिबेंचर्स ले लिया जियो का। क्लियर है। और ये जो डिबेंचर्स होता है ये जनरली लॉन्ग टर्म होता है, लंबे समय के लिए होता है। क्लियर है। तो अब क्योंकि लॉन्ग टर्म है और सिक्योर्ड भी नहीं है, मतलब रिस्क ज्यादा है, तो जब भी रिस्क ज्यादा होगा तो कोई भी क्यों लेगा, तो वो इसलिए लेगा, जो भी बैंक्स वगैरह होंगे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या देंगे, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई देंगे, तभी आप जाकर के डिबेंचर्स खरीदोगे। तो बॉन्ड और डिबेंचर जो सिमिलर काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, बस डिफरेंस ये कि एक जो है सिक्योर्ड होता है, बॉन्ड सिक्योर्ड है एसेट से, और डिबेंचर जो है इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। क्लियर है। मतलब ये अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट्स है, इसमें इससे कोई एसेट्स वगैरह अटैच नहीं है, आप कंपनी के या बैंक के रेपुटेशन के भरोसे आप वहां पे पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और डिबेंचर्स जो है वो लॉन्ग टर्म्स होता है, बॉन्ड्स जो है वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, जनरली बॉन्ड्स शॉर्ट टर्म होता है। क्लियर है। तो ये जो है बॉन्ड्स और डिबेंचर्स का चीज है। शेयर मार्केट पता ही होगा, शेयर मार्केट में जैसा कि अभी हम लोग देख भी चुके हैं कि कंपनी को पैसे का जरूरत है तो वो शेयर इशू करेगा, वो शेयर वगैरह हम लोग आगे चल के देखेंगे शेयर मार्केट में कि वहां पे जाकर के बिकता उगता है। वहां सिक्योरिटीज मार्केट में इन चीजों का बॉन्ड, डिबेंचर, शेयर मार्केट वगैरह डिटेल में देखेंगे। म्यूचुअल फंड्स भी ऐसे ही समझ लो कि एक पर्टिकुलर मतलब बीच में जो है कंपनी है जो मल्टीपल का, मतलब जैसे मुझे शेयर मार्केट का कोई आइडिया नहीं कि कौन सा कंपनी राइज करेगा, कौन सा कंपनी लो करेगा, मतलब तो अब मैं क्या करता हूँ, किसी तीसरे पर्सन को दे रहा हूँ पैसा, वो तीसरा पर्सन जो है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है, वो मल्टीपल शेयर मार्केट्स में पैसा लगाएगा और बदले में मतलब वो जो होता है वो फैसिलिटी या काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स होता है। क्लियर है। तो उस टाइप से मतलब इन सब चीजों में बैंक जो है वो फंड्स का इन्वेस्टमेंट करता है। क्लियर है। तो ये बैंक्स का कुछ कुछ फंक्शन है। फिर और क्या बैंक्स का फंक्शन है कि ये जो बैंक्स है वो जो फॉरेन करेंसी है, क्लियर है, ये फॉरेन करेंसी का परचेज या सेल करेगा। फिर क्या है, ये बैंक्स जो है वो मतलब लॉकर फैसिलिटीज भी देते हैं, देखा होगा। क्लियर है। कि बैंक्स वगैरह जो है लॉकर फैसिलिटी देते हैं कि मुझे कोई चीज, अपना कीमती चीज जो है लॉकर में रखना है, घर में मुझे लग रहा है कि चोरी वगैरह हो जाएगा, तो वैसे केसेस में मैं बैंक में जाकर के उस चीज को जमा कर दे रहा हूँ। क्लियर है। तो ये सारा लॉकर फैसिलिटी हो गया, ये सब देना, ट्रैवलर चेक्स, गिफ्ट चेक्स वगैरह, ये सब आम बात है। क्लियर है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये जो है ये हम लोग देखे क्या कि ये बैंक्स का फंक्शन है। तो ये जो है ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। हमने आज क्या क्या देखा, मेनली बैंक्स का बेसिक देखा है। क्लियर है। कल जो है वो हम लोग देखेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होता है। क्लियर है। फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स के बारे में देखेंगे, जैसे सपोज के लो आरआरबी हो गया, एक्सिम बैंक क्या होता है, आईआईबी बैंक क्या होता है, ये सब, सिडबी क्या होता है, ये सब छोटा छोटा चीजें, नाबार्ड क्या है, पेमेंट बैंक क्या है, मुद्रा बैंक क्या है, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे। एग्जाम में इन टर्म्स का यूज करके क्वेश्चन आता है। और उसके बाद अगर पॉसिबल हुआ तो फिर हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कल ही स्टार्ट कर देंगे। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर बैंकिंग में कहीं से आता है तो वो मॉनेटरी पॉलिसी से ही आएगा। ये सब जो है ये सब सिर्फ और सिर्फ आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करने के लिए, मेन जो हम लोग पढ़ेंगे वो मॉनेटरी पॉलिसी से फिर कल आगे स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। तो अभी यहीं रहने देते हैं। किसी को कोई डाउट है?